हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका मॉडल टेस्ट नंबर आपका 60 बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली। जी हाँ, इसमें देखेंगे दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसी से संबंधित दोस्तों और भी बहुत सारा प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जितने सवाल मैं लिया हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आपका सवाल है। जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर ये लिया गया है ना। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारा सवाल जो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही लिए हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा निश्चित तौर पर, आप ये मान लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों इसी नंबर पर, और नोट्स आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा आपको 1 to 5 के लिए। ये मेन रूप से वीडियो जो है आपका 1 to 5 के लिए है। हमारे यहाँ देखिए 1 to 5 और आपका दोस्तों 9 and 10 है ना। 9 to 10 सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास चल रही है। 1 to 5 और 9 10 सामाजिक विज्ञान के लिए। इसका मात्र अभी चार्ज है 251 रुपया, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा आपको इसका पीडीएफ नोट्स, तो आपको दोस्तों इस नंबर पे मिलेगा। ये व्हाट्सएप है हमारा, इसी नंबर पे आपको मिलेगा। और ये नंबर आपको दिया गया है, इसी नंबर पे आपको 251 अभी 50% ऑफ कर दिया गया है। जो भी आपका जो चार्ज था आपका पहले 499 था, इसमें 50% कम करके मात्र 251 कर दिया गया है अभी। तो आप दोस्तों फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से इस नंबर पे करके इसी नंबर व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, जहां मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहीं पर दोस्तों आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और पीछे जितनी क्लास हो गई है वो भी आपको मिल जाएगा। आगे जो क्लास होते रहेगी वो एग्जाम तक वो भी आपको मिलते रहेगा। अलग से कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। सभी लोग आ जाइए जल्दी से और वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए जी, तो पहला सवाल आज का कह रहा है कि निम्न खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या होगा। देखिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है कि हिरण का अवैध शिकार हो रहा है। हिरण की संख्या देखिए, जिसकी संख्या घटेगी तो उससे रिलेटेड जो अगला जानवर होगा उसकी भी संख्या घटेगी, ठीक है। अगर हिरण की संख्या घटेगी तो हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो बाघ की भी संख्या क्या होगी? घटेगी। क्योंकि आज देखिए दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, घास की संख्या घटते जा रही है, ठीक है। क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो हिरने की जो जंगल है दोस्तों उसका संख्या घट रहा है। तो हिरण कहाँ आ जाता है? आपका रोड पर आ जाता है, बेचारा मरा जाता है ना। इसके वजह से हिरण की संख्या घट रही है। और हिरण की संख्या घटने से क्या होगा? आपको बाघ की संख्या घटेगी। और यही आपको इस सवाल में कहा गया है कि कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला का क्या होगा, ठीक है। ये घास है, हिरन है और आपका टाइगर है। घास को कौन खाएगा? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? तो टाइगर खाता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन है कि घास कम होने लगेगी, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है कि घास अपनी आबादी में वृद्धि करेगा, या बाघों की आबादी घटेगी, या बाघ अपनी भोजन का आदत बदल देगा। क्या बाघ भोजन का आदत थोड़ी बदलेगा। बाघ जो आपका मांस खाता है ऐसा थोड़ी है कि वो घास खाने लगेगा, नहीं नहीं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बाघों की आबादी दोस्तों क्या होगा, इसमें कमी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। बाघों की आबादी में इसमें कमी आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। आपका दूसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन स्तनधारी परिवार का है। देखिए स्तनधारी यानी कि जो बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी को कहा जाता है स्तनधारी जीव दोस्तों। तो स्तनधारी इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका व्हेल, है ना। क्या हो जाएगा? व्हेल जो मछली है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, आपको पता होगा, है ना। तो याद रखिएगा आपका व्हेल, है ना। चलिए जी, तो इसका आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं। देखिए भौम जल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि दोस्तों ये भूमि है ना। तो भूमि के नीचे से आप जो जल अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको बाहर निकालते हैं, या तो आप अपने घर में जो मोटर लगाए हुए हैं, है ना, नलकूप के द्वारा जो आप बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो जल निकलता है तो कहाँ से निकलता है? ये भूमि भौम जल ये आपका है ना। भूमि के जो नीचे जल है उसको भौम जल कहा जाता है आपको, ठीक है। तो भौम जल के जो नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो भंडारित जो दोस्तों भौम जल है, इसको क्या कहते हैं, है ना। तो इस जल को कहा जाता है आपको दोस्तों जल भर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जल भर इसको कहा जाता है। यानी कि भौम जल के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच
भंडारित जो भौम जल है इसको जल भर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, ये ज्योग्राफी से संबंधित है ना, पर्यावरण से संबंधित आपका, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे 71% पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल है ना, और 29% पे क्या है आपका, तो स्थल है, ये तो आपको पता होगा, है ना जी। और जो 71% पर जो जल है ना, उसका 97% जो जल है दोस्तों वो क्या है आपका, खारा है, ठीक है। जो जल है उसका 97% जो जल है वो क्या है, खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। क्योंकि वो पीने योग्य नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे पानी कहाँ मिलते हैं, तो समुद्र के पानी, यानी कि समुद्र का पानी कैसा होता है, तो खारा होता है। प्रश्न है आपका 4 नंबर दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा टीचर फ्लाई को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप या टीचर फ्लाई को क्या कहा, टीचर नहीं होगा दोस्तों, पीचर होगा आपका, है ना। पीचर फ्लाई को क्या कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि यह विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों के यह पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, देखिए जो कीटभक्षी पौधा होता है ना, उसको कह रहा है कि क्या कहते हैं, है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप या पीचर जो प्लांट होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है। ये सिंपल आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा याद रखिएगा पीचर, है ना। पीचर प्लांट जो है कीटभक्षी है। एक होता है आपका वीनस फ्लाई, तो वो भी आपका कीटभक्षी पौधा है ना जी। तो ये मतलब कह रहा है कि पौधे कहा जाता है क्योंकि यह विशिष्ट पत्ती और पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं दोस्तों, ठीक है। और कीटों के ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, किस क्या प्राप्त करते हैं, कीटों के फंसा करके, तो इसका पोषक तत्व ये प्राप्त करता है। जो आंसर हो जाएगा आपका, यह पौधे का क्या प्राप्त करता है, तो पोषक तत्व प्राप्त करता है, ठीक है। तो कीटभक्षी भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो पीचर प्लांट याद रखिएगा, है ना। पीचर प्लांट, ये पीचर कर लीजिएगा, पीचर प्लांट जो है, फ्लाई जो है, और आपका वीनस फ्लाई, ये सभी कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि घूम कोहरे के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सत्य है। घूम कोहरा, देखिए घूम कोहरा आपको देखने को कब मिलेगा, तो घूम कोहरा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ऐसा प्रायः होता है सर्दी के दिनों में, है ना, ठंडा के दिनों में। गर्मी में आप देखते हैं कभी कोहरा वगैरह नहीं, तो ये होता है प्रायः सर्दी में। और ये जो कोहरा होता है ना, ये धुआं और कोहरे से बनता है। इसमें अगर आप ज़्यादा रहिएगा कोहरा में तो आपको दमा और खांसी हो सकता है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा ये एलर्जी आपको हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम इसमें आपको होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा कि ओजोन का अपक्षय करता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ये ओजोन का अपक्षय करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए कौन सा विकल्प, अच्छा सत्य नहीं पूछ रहा था दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर होना चाहिए सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है ये पूछना चाहिए, क्योंकि प्रायः सर्दियों में ये बनता है, ठीक है। यह धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी ठीक है। दमा और खांसी उत्पन्न करता है, ये भी आपका ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा कोई नहीं, जो ओजोन एवं ओजोन वाला हो जाएगा, है ना, कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओजोन, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा समझ गड़बड़ा गया, है ना। कौन सा सत्य है, अब इसमें से चारों में बताना था कौन सा सत्य है, तो एक सत्य है, बी सत्य है और आपका डी सत्य है ना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन देखिए आपको नीचे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए बी और डी, है ना। ए बी और डी सत्य है आपका, है ना। ए सत्य है, बी सत्य है और डी सत्य है ना। सी वाला दोस्तों आपका सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सत्य ही कर रहा था, हमको लगा कि ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया है ना, ये कथन वाला दिया गया था इस प्रकार से, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना था, है ना। मैं नीचे ऑप्शन नहीं देखा था, चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर, है ना। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। इस प्रकार से सवाल आपको पूछे जाएंगे, कुछ कथन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सा सही है गलत है, ठीक है, फिर आपको छांटना पड़ेगा। अब जैसे 6 नंबर सवाल उसी प्रकार का है आपका, है ना। 6 नंबर जो सवाल है उसी प्रकार का है, कह रहा है कि निम्न में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे, है ना। पृथक्करण के कह रहा है ना, पृथक्करण के कौन सा जो क्रियाकलाप होगा वो प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, और प्राथमिक कक्षा में ये उपयुक्त होगा। वाष्पीकरण है, फटकना है, चुंबकीय पृथक्करण है, प्रभाजी आसवन है। 6 का आंसर क्या होगा, 6 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा उपयुक्त होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा वाष्पीकरण, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। वाष्पीकरण के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका फटकना, ये भी ठीक है, और उसके बाद होगा आपका चुंबकीय पृथक्करण, ये प्रभाजी आसवन आपका गलत है। तो ए बी और सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए
बी और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव्य से हम लोग गैस का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? वाष्पीकरण से करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और वाष्प से अगर आपको द्रव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो संघनन उसको कहा जाता है ना। और अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करता हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उदरोपातन कहते हैं ना। ठोस से जैसे कि कपूर होता है, तो कपूर को सीधे आप जला देते हो तो क्या बनता है? तो गैस हवा में उड़ जाता है आपका, तो वो हो गया उदरोपातन प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर सवाल है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा भाई साहब, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गैर दीप्त वस्तु, है ना। और दीप्त किसको कहेंगे? जो अपना प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको दीप्त कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसको गैर दीप्त कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दीप्त वस्तु में कौन कौन हो जाएंगे? गैर दीप्त कौन कौन हो जाएंगे? अब दीप्त में जैसे तारे के पास अपना खुद का प्रकाश है ना, तो वो अपना प्रकाश उत्पन्न करेगा तो वो दीप्त में आ जाएगा। तारा है, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, तो ये सारे हैं आपके दीप्त वस्तुएं। और गैर दीप्त में क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, गैर दीप्त में जो आपको जिससे प्रकाश ही ना हमें मिलता हो, है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा आपका? गैर दीप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? देखिए, गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है जिसको हिडन गैस कहा जाता है ना। गुप्त गैस कहिए या फिर हिडन गैस कहिए, ठीक है। तो हिडन गैस के नाम से जानी जाती है दोस्तों आपका क्रिप्टन, ठीक है, KR, है ना। क्रिप्टॉन जो है ये इसको मतलब कि हिडन गैस कहा जाता है या फिर गुप्त गैस भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, KR से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों आपका, है ना। KR से इसको सूचित करते हैं KR गैस, यानी कि इसको गुप्त गैस या फिर हिडन गैस भी कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 प्रश्न है कि यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। जी हाँ, जो यांत्रिक तरंगे हैं वो गमन करती है किसमें, है ना, ये बताना है आपको। तो देखिए, यांत्रिक तरंगे जो है ना, इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो इसको गमन करने के लिए चाहिए माध्यम। क्या चाहिए इसको? माध्यम चाहिए इसको गमन करने के लिए। ये निर्वात में गमन नहीं करेगा आपका, ठीक है, इसको माध्यम चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ माध्यम, यानी कि हाँ, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में ये गमन नहीं करेगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। यांत्रिक तरंगे जो होती है वो सिर्फ माध्यम में गमन करता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। अब जैसे कि आपका प्रकाश है, तो प्रकाश दोस्तों कैसी तरंगे हैं बताइए? तो प्रकाश जो है वो कैसी तरंगे हैं? प्रकाश जो हो जाएंगे आपके अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगे। और जो आपका ध्वनि होता है ना, जो आपका ध्वनि होता है ये कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि हो जाएगी दोस्तों आपको अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्य कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो टीका लगता है ना, जो वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को, वो BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, BCG का टीका दिया जाता है, यानी कि बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, ठीक है, इसको कहते हैं BCG। और ये बच्चे को लगता है दोस्तों, है ना, ये आपका जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 1 सप्ताह के अंदर इसको टीका को लगाना पड़ता है, BCG का टीका, है ना। आप देखे होंगे आपके घर में बच्चे जब जन्म लिए होंगे तो उसको टीका जरूर लगता है, यानी कि ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? BCG। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 1 सप्ताह के अंदर इसको लगाना रहता है, ध्यान रखिएगा अपने बच्चे को। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 11 नंबर। कह रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? कह रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका या बीजाणु? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो एक पौधे में दोस्तों बीजाणु जो होता है, बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है ना। बीजाणु जो है ये बीज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल के अध्ययन को कहते हैं आपको पोमोलॉजी, है ना, याद रखिएगा, पोमोलॉजी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर की AB रक्त समूह में क्या होता है? देखिए, AB रक्त समूह, है ना, AB रक्त समूह, है ना, बहुत सारे लोगों का AB जो रक्त समूह होता है वो, उसमें दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, AB में क्या नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, एंटीबॉडी। और AB रक्त समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वग्राही। मतलब ये किसी का भी ब्लड ये इसके अंदर चढ़ाया जा सकता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप अगर AB पॉजिटिव होगा तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है दोस्तों, है ना। आंसर हो जाएगा आपका
एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था दोस्तों? देखिए रक्त समूह का खोज किए थे आपको कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है ना। जो आपका ओ होता है दोस्तों, तो ओ को क्या कहा जाता है? ओ को कहा जाता है सर्वदाता, है ना। ये सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। लेकिन जो ए बी होता है इसको सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि सबसे ग्रहण कर सकता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। देखिए बच्चों का लिंग का निर्धारण कैसे होता है ना, कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये निर्भर करता है दोस्तों मेल पर। लेकिन गांव में अभी भी भ्रांतियां हैं, है ना, और महिलाओं को इस पर प्रताड़ित भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि गांव के लोग, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है ना, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन बायोलॉजी अगर वो पढ़े रहते तो उनको पता रहता, तो महिलाओं के साथ ऐसा नहीं बर्ताव होता, ठीक है। अभी भी गाँव घर में ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन अब तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था, है ना। तो ये लिंग का निर्धारण जो होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का शुक्राणु के प्रकार पर, ठीक है। शुक्राणु के प्रकार पर ये निर्भर करता है ना जी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी मनुष्य के में लिंग, शिशु लिंग निर्धारण जो होता है वो शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 14 नंबर। कह रहा है कि कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? जी हाँ, डबल रोटी बनाने में, यानी कि डबल रोटी जो पाव रोटी होता है ना, उसी को कहते हैं आपका, है ना। तो डबल रोटी बनाने में दोस्तों जो प्रयोग होता है वो हो जाएगा आपका ईस्ट, है ना। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? ईस्ट का प्रयोग होता है आपका डबल रोटी के बनाने में आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और अगर आपसे पूछा जाए कि शराब उद्योग, जैसे तो बिहार में जैसे शराब तो बंद है ना, लेकिन आपको ये तो जानना जरूरी है कि जो शराब उद्योग है, तो शराब उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? शराब उद्योग में दोस्तों जो प्रयोग होता है वो एथेनॉल का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना है, एथेनॉल, है ना। एथेनॉल का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? शराब उद्योग में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। निम्न में से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। जी हाँ, निम्न में से दोस्तों कौन सा जो जीवाणु है वो मानव की आंत में रहता है ना। वो कौन सा जीवाणु हो जाएगा? तो जो जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं उसको कहा जाता है आपको एशेरिकिया, है ना। एशेरिकिया कोलाई कहते हैं दोस्तों, बहुत नाम टेढ़ा है, याद रखना पड़ेगा आपको। एशेरिकिया जो कोलाई जीवाणु है ये मनुष्य की आंत में सहभोजी रूप में ये रहता है आपका, याद रखना है। और ये दोस्तों विटामिन बी और विटामिन के का उत्पन्न करता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? एक्सरे, इंफ्रारेड रे, एनोड रे या फिर सूक्ष्म तरंग, है ना। सूक्ष्म यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि एनोड रे, है ना। एनोड रे जो होता है ना ये विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। और एनोड रे का जो आपका पता लगाया गया था ये 1886 ईस्वी में सबसे पहले इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो गोल्ड स्टीन के द्वारा आपका, ठीक है जी। गोल्ड स्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये जो एनोड रे जो होती है दोस्तों ये धनावेशित होती है आपकी, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 16 हो गया ना, 17 नंबर आपका, 16 हो गया, 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। देखिए विद्युत जो बल्ब होता है आप देखे होंगे घर में, तो इसमें जो भरा जाता है दोस्तों वो कौन सी गैस भरी जाती है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरे जाता है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है आपका, ठीक है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन भरा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला वो सूक्ष्म जीव आपसे पूछ रहा है, वो कौन सा है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला? देखिए तो ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा जो है दोस्तों ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला ये जीव होता है माइकोप्लाज्मा। ये सूक्ष्मतम होता है आपका, बहुत छोटा होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए माइकोप्लाज्मा की अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी खोज किसने किया था ना, तो इसकी खोज किया गया था दोस्तों आपका लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना, सबसे पहले, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 19 नंबर। निम्न में से कार्बन के किस
कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो वो कार्बन की कौन सा अपरूप की संरचना जो होता है वो कैसा होता है? भूगर्भीय ग्लोब के समान कह रहा है। तो भूगर्भीय जो ग्लोब के समान होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका फुलरिन, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? फुलरिन कार्बन के अपरूप जो संरचना होती है वो भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। फुलरिन की जो खोज की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों वो किया गया था आपको RF कार्ल के द्वारा। किसके द्वारा? RF कार्ल जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। और इसमें और भी लोग शामिल थे। RF कार्ल थे, सर W क्रोटो थे और रिचर्ड ई ने किया था इसकी खोज, है ना, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करेगा भाई? तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं, द्रव्यमान के योग नहीं, डी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका ना। उनके द्रव्यमान के योग, द्रव्यमान है ना, मानव नहीं लिखा गया, द्रव्यमान के योग के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 21 नंबर। 21 का है दोस्तों कि जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं? बताइए। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले जो समूह है इसको कहते हैं हाइड्रोफोलिक, है ना। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफोलिक कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफोलिक कहा जाता है ना जी। और जलीय अणुओं द्वारा दोस्तों प्रतिकर्षित होने वाला, ये तो था आकर्षित होने वाला, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिकर्षित होने वाला, जी हाँ, प्रतिकर्षित होने वाला, है ना, प्रतिकर्षित होने वाला समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं और उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों आपका। अगला प्रश्न चलिएगा आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? देखिए अधिक कार्य कौन कर सकता है ना। अधिक कार्य कौन कर सकता है? तो उठा हुआ हथौड़ा, एक घूमता पहिया, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली। हाँ देखिए एक चली हुई जो गोली है ना ये अधिक कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही नंबर। देखिए चली हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है पूछा जाता है कई बार, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चली हुई जो गोली है इसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? गतिज ऊर्जा रहेगी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। कार्य बराबर क्या होता है बताइएगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, याद रखिएगा, बल गुने विस्थापन होता है आपका कार्य बराबर। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए, कौन बताइएगा? कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है जी? न्यूटन होता है कार्य का एसआई मात्रक। और कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये सारे आपसे पूछा जाएगा, अदिश सदिश आप याद रखिएगा, एक आपको सवाल जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रश्न एक, निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अब देखिए पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है ना, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो अंडकोश आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वृषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शुक्रवाहिका, या फिर आपका डी में दिया गया है दोस्तों अंडाशय। देखिए अंडाशय जो होता है दोस्तों ये पुरुष में नहीं होता है ना, पुरुष में अंडाशय नहीं होता है, ये जो होता है दोस्तों ये महिलाओं में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ये पुरुष में आपका नहीं होता है, ठीक है। अंडाशय जो होता है दोस्तों मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है आपका, और प्रत्येक मादा में दोस्तों एक जोड़ा अंडाशय होता है, ध्यान रखना है आपका। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, है ना। इस प्रकार का सवाल आपने पहली बार देखा होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो दोस्तों कितने मिनट का इसमें अंतर होता है? तो लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और सूर्य से प्रकाश जब आप पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8.19 सेकेंड लगता है, याद रखना है आपका, ठीक है। मिनट लगता है या 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है आपका, है ना। और आपका जो चंद्रमा, हाँ तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 1.28 सेकेंड आपका। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता दोस्तों सबसे कम है? तो सबसे कम कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता किसकी है, तो वो हो जाएगा आपका सिल्वर, है ना। सिल्वर जो है दोस्तों, है ना, सिल्वर जो होता है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता आपका कम होता है। और
विद्युत प्रतिरोधकता कम होता है, लेकिन दोस्तों विद्युत चालकता इसमें सबसे ज़्यादा होता है ना। प्रतिरोधकता अगर पूछे ना, यहाँ प्रतिरोधकता पूछ दिया था, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देंगे। और विद्युत चालकता की बात अगर करता तो सबसे ज़्यादा होता आपका सिल्वर में आपका, ठीक है। चांदी जो होता है ना सबसे अच्छा सुचालक होता है आपका, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। एक चीज़ बताइएगा हमें कि चांदी जो होता है दोस्तों, चांदी का अयस्क का क्या नाम है बताइए। चांदी के अयस्क जो है, इसके अयस्क का क्या नाम है? तो इसके अयस्क का नाम है आपका अर्जेंटाइन। क्या नाम है? अर्जेंटाइन दोस्तों इसके अयस्क का नाम है। ये कई बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए सभी लोग, है ना। सभी लोग एक लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगला क्लास में, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 26 नंबर, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारे इस नंबर पर, है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपको पीडीएफ के लिए, अगर 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे होंगे, या आप दोस्तों आपका 9-10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 9-10 वाली हमारी क्लास जो चल रही है वो रात में 9 बजे चलती है, ठीक है। और 1 to 5 की जो क्लास चलती है वो शाम में 7 बजे चलती है आपकी, ठीक है जी। ये दोनों क्लास आपको मिलेगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा आपको इस नंबर पर। तो प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न कह रहा है 26 नंबर के, निम्न में से कौन सा अम्ल जो है हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? जी हाँ, वो कौन सा अम्ल है दोस्तों जो हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा था दोस्तों कि दूध से जो दही बनता है ना, दूध से आप दही बना देते हैं, मजा आता है ना, तो किस अम्ल की वजह से? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से, है ना। लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है? दूध से दही बनता है, आपका याद रखना है ना। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल दोस्तों पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में दोस्तों सहायता करता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो तरल अवस्था में तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। तरल अवस्था में जो पाई जाती है वो क्या होगी आपकी, ये बताना है आपको। तरल अवस्था में क्या कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो तरल अवस्था में हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पर धातु नहीं, अधातु देना चाहिए आपका, है ना। ब्रोमीन अधातु है आपका, ठीक है। ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों अधातु। कौन सा अधातु है जो आपका तरल अवस्था में मिलता है? तो हो जाएगा ब्रोमीन, आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 27 नंबर। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर है जो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। बताइए एक वस्तु क्या है? एक वस्तु जो है ना, क्या है आपका? स्थिर है ना। एक वस्तु जो है ये क्या है? स्थिर है, लेकिन अभी भी इस पर क्या है? तो बल कार्य कर रहा है। वो कौन सा बल इस पर कार्य कर रहा है दोस्तों? ये आपको बताना है ना। इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? एक वस्तु है, इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन दिया गया है आवेग, भार, संवेग या त्वरण। तो इस पर जो कार्य कर रहा है दोस्तों, इसका भार का भी कार्य कर रहा है, ठीक है। भार हो जाएगा। एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, वो कौन सा बल होगा? भार, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए भार बराबर क्या होता है? एम गुणे जी होता है आपका, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपका 29 नंबर। 29 नंबर है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आप जो भोजन करते हैं, है ना, और उससे जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में संग्रहित होता है दोस्तों? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों, है ना। जो हम भोजन करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा, कुछ ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है आपका, ठीक है जी। चलिए तो इसका अगला प्रश्न हो चलते हैं हम। 29 का डी हो गया। और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और 9 बजे से आपकी क्लास होगी तो 9 बजे से भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो जिनका भी अगर सोशल साइंस में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये चारों सब्जेक्ट दोस्तों आपको 6 to 10 तक आपको कंप्लीट करवाया गया है चैप्टर वाइज, है ना। पूरा चैप्टर वाइज पूरा निचोड़ करके दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना जी। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहा जाता है दोस्तों अंडक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोस्तों अंडक कहा जाता है। मादा प्रजनन हिस्से को अंडक कहते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए तो। पुष्प, जो पुष्प होता है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहते हैं जी? एंथोलॉजी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन का यौगिक कौन सा नहीं है? देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा,
ये कार्बन का यौगिक नहीं होता है। हीरा ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है दोस्तों, है ना, ये यौगिक नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप है आपका। और हीरा जो होता है ये ताप एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है पूछा जाता है, तो 2.417 जो होता है ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। और चूना पत्थर क्या होता है दोस्तों, तो चूना पत्थर जो होता है ये संगमरमर द्वारा, संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से, है ना जी, कायांतरित होकर के उसका रूप चेंज होकर के, ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ग्रेफाइट कई बार पूछा गया सवाल है कि जो ग्रेफाइट होता है आपका, है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है, जल्दी से बताइएगा। ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों ये विद्युत का कुचालक होता है या फिर आपका विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है, याद रखिएगा ये सुचालक होता है जी। क्या होता है भाई साहब, ये सुचालक होता है आपका। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है हीरा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 32 नंबर। कह रहा है कि दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है कि दोलन की घटना में, है ना, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को दोस्तों कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवृत्ति। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आवृत्ति हो जाएगा। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। एच जेड से इसको लिखते हैं हम लोग, एच जेड हर्ट्ज, ठीक है, याद रखिएगा, आवृत्ति आपका, है ना। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 है कि सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं दोस्तों। देखिए सूर्य और तारे जो चमकता है ना, देखते हो ना, सूर्य चमकता रहता है दिन भर, है ना, पूरी जिंदगी भर, है ना। और सूर्य की जो चमकते रहने का जो समय है दोस्तों, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो याद रखिएगा 10 के पावर 11 वर्ष है ना। 10 के पावर 11 वर्ष तक दोस्तों ये लगातार इससे ऊर्जा निकलते रहेगी, है ना जी, इससे ऊर्जा निकलते रहेगी, याद रखिएगा अपना। प्रश्न है कि सूर्य और तारे इसमें किसकी उपस्थिति की वजह से ये चमकते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। तो सूर्य और तारे उसमें प्लाज्मा की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। सूर्य और तारे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों के संयोजन को प्लाज्मा कहा जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग निर्भर करता है उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, किस पर निर्भर करता है, तो उसके ताप पर निर्भर करता है। और सूर्य से ऊर्जा निकलती रहेगी कब तक, तो 10 के पावर 11 वर्ष, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, सोच रहे हैं दोस्तों, इतने साल तक मतलब कि उससे ऊर्जा निकलते रहेगी, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 34 नंबर। कह रहा है कि भू परपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भू परपट्टी में, है ना। हमारी मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो ऑक्सीजन है आपका। क्या है सबसे अधिक, अगर पूछा जाए तो हो जाता है आपका ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरा, तो दूसरा नंबर पे आ जाता है दोस्तों सिलिकॉन, है ना, दूसरा नंबर पे आ जाता है सिलिकॉन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है भूप्रपट्टी में वो है 46.6% और सिलिकॉन की जो मात्रा है दोस्तों वो है आपका 27.7%, ठीक है। सिलिकॉन के बाद जो नंबर आता है वो आता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम जो परसेंटेज है 8.10%, और उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों वो आता है लोहा का यानी कि आयरन का, और इसका परसेंट है आपको 5%, और इसके बाद नंबर आता है दोस्तों आपको कैल्शियम का, और कैल्शियम का पॉइंट हो जाएगा 3.60%, ठीक है। तो ये 2-3 आपको पूछा जाता है सजाने के लिए, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, 3 के बाद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 35 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है ना, प्रकृति में कह रहा है कि कौन सा अम्लीय है दोस्तों, बताइए। प्रकृति में अम्लीय है, तो प्रकृति में आपको अम्लीय क्या मिलता है, अम्लीय मतलब क्या होता है, खट्टा, है ना। अम्लीय मतलब क्या होता है, जिसमें खट्टापन हो, है ना, जिसको खाइएगा तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। आंवला है, नींबू है, संतरा है कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर, संतरा, नींबू, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको चींटी काटता है, इसका तो आंसर हो गया आपका सभी, समझ गए, ठीक है। अगर आपको चींटी काटता है दोस्तों, तो चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। चींटी में जो पाया जाता है दोस्तों वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है,
फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपको चींटी में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में होता है दोस्तों आपको लैक्टिक अम्ल, है ना, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे फल, है ना, बताइए दोस्तों, खट्टे फल जो होते हैं तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फल में होता है दोस्तों आपको साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है आपका। ये सारे आपको पता होना चाहिए। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है बताइए? अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल, है ना, टार्टेरिक अम्ल होता है दोस्तों आपको अंगूर में, ये आपको पूछा जाता है। सेव में कौन सा अम्ल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है सेव। सेव में होता है दोस्तों मैलिक अम्ल। सेव में कौन सा होता है? मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। चींटी में फॉर्मिक, दही में लैक्टिक और खट्टे फल में साइट्रिक, अंगूर में टार्टरिक और सेव में मैलिक, ठीक है। ये आपको छांटने के लिए पूछ दिया जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 36 नंबर। कह रहा है कि स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जलता है? ठीक है ना, जैसे हम स्विच दबाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, बल्ब तुरंत जल जाता है आपका, है ना, बल्ब तुरंत जल जाता है आपका फटाक से एकदम। तो स्विच ऑन करने पर दोस्तों बल्ब की धारा की वजह से तंतु क्या होता है, गर्म हो जाता है और ये जलने लगता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आजकल तो फिलामेंट वाला बल्ब आता ही नहीं है ना, आजकल एलईडी बल्ब आ गया है ना। आजकल दोस्तों एलईडी बल्ब आ गया है सभी, क्योंकि फिलामेंट वाला जो पहले बल्ब आता था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बिजली खाता था आपका, 100 वाट का आता था ना, 100 वाट का आता था, 200 वाट का आता था। आजकल देखिए एलईडी जो बल्ब आ गया है दोस्तों, ये मात्र 9 वाट का, है ना, 9 वाट में आपको उतना से ज़्यादा लाइट ये दे देता है आपको 9 ही वाट में, है ना। ये वोल्टेज कम रहे ज़्यादा रहे उतना ही वाट देगा। लेकिन ये वाला 100 वाट वाला जो था इसके लिए वोल्टेज भी ज़्यादा लगता था, है ना, ये वाट भी ज़्यादा खाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से आजकल तो सारा एलईडी बल्ब आ गया है, याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर पूछा जाए दोस्तों कि बल्ब जो होता है ना, तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ना, तो देखिए बल्ब में अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन गैस, है ना, बल्ब में जो भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं रहे तो आर्गन गैस भरी जाती है ना, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों इसमें भरा जाता है, याद रखिएगा, आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस आपका, है ना। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मारिए, आर्गन है तो आर्गन मारिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका जो फिलामेंट होता है ना, आप देखते हैं ना बल्ब जो होता है इस प्रकार से फिलामेंट होता था ना बल्ब में, और ऐसे ऐसे लगा रहता था दोस्तों, तो ये फिलामेंट होता था। और ये जो बल्ब होता था आपका, है ना, इस प्रकार से जो बल्ब होता था, तो इसमें जो बल्ब फिलामेंट होता था दोस्तों, ये किसका बना होता था? ये टंगस्टन का बना होता था, ठीक है। फिलामेंट किसका बनता था? टंगस्टन का बना होता था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। प्रश्न है कि कौन सा उपकरण जो है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? बताइए कौन सा ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो वो हो जाएगा आपका माइक्रोफोन, है ना। ध्वनि तरंगों को किसमें परिवर्तित कर रहा है? तो विद्युत में आपका, है ना। ध्वनि तरंगों को विद्युत में जो परिवर्तित करता है वो है माइक्रोफोन। आज मैंने देखिए सभी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जैसे कि माइक्रोफोन आपको पता हो गया, ध्वनि से विद्युत में आपका माइक्रोफोन हो गया। अब कहा जाए दोस्तों लाउड स्पीकर, है ना, अगर कहा जाए लाउड स्पीकर, जी हाँ, ये जो लाउड स्पीकर है ये क्या करता है? तो लाउड स्पीकर दोस्तों विद्युत को ध्वनि में, है ना, लाउड स्पीकर जो करता है, याद रखिएगा, विद्युत को ध्वनि में, विद्युत को ध्वनि में हो जाएगा लाउड स्पीकर आपका। और अगर पूछे माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों ये होता है ध्वनि को विद्युत में, है ना। माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि को विद्युत में, है ना। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन ध्वनि को, इसका उल्टी हो जाएगा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना जी, इसका उल्टा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। और देखिए डायनेमो होता है, डायनेमो के बारे में पूछा जाता है, तो डायनेमो जो होता है दोस्तों ये क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो आपका। और विद्युत जो मोटर होता है आपका, ठीक है, एक होता है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका। और ये बार बार सजाने के लिए दिया जाता है, लाउड स्पीकर वाला, माइक्रोफोन वाला, डायनेमो वाला, ये विद्युत मोटर वाला, तो ये आपको याद रखिएगा, आपको काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रश्न है कि प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। देखिए प्रोटीन किसका अभिन्न अंग है? प्रोटीन जो होता है दोस्तों एंजाइम होता है, कोशिका झिल्ली होता है, एंटीबॉडी होता है, इसका अभिन्न अंग होता है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, एंटीबॉडी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है आपका 39 नंबर। 39 प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। बताइए, देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो मेन रूप से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो ज्वार भाटा आता है उसके बारे में आपका, है ना। जो ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, ये जैसे कि दोस्तों ये आपका समुद्र है ना, इधर है आपको अरब सागर, तो अरब सागर में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। इधर है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में भी ज्वार आता है। और नीचे क्या है आपको? हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में भी आपको ज्वार देखने को मिलता है आपका। तो ये जो ज्वार आता है दोस्तों, ये कह रहा है कि समुद्र का पानी जो है स्तर का बढ़ना, तो ज्वार हो गया ऊपर चढ़ता है और भाटा मतलब फिर से नीचे
पीछे की ओर मुड़ जाना, उसी को कहते हैं ज्वार भाटा आपका। ठीक है जी। तो ये ज्वार का आना यानी कि पानी का स्तर ऊपर बढ़ना और फिर घटना, ये किसके कारण होता है, ये कह रहा है आपको, है ना। तो इसके किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। वो जो प्रभाव है आपका वो चंद्रमा का प्रभाव है। ठीक है, चंद्रमा का प्रभाव इसमें ज़्यादा लगता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दीर्घ ज्वार कब आएगा, है ना, दीर्घ ज्वार कब आएगा और लघु ज्वार कब आता है। ठीक है, जब दीर्घ ज्वार कब आएगा दोस्तों, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, है ना, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है आपका, तीनों जब दोस्तों एक सीध में होगी तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएगा। और इसमें जो सबसे अधिक प्रभाव डालेगा वो चंद्रमा का प्रभाव होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, और क्योंकि सूर्य का प्रभाव इसमें कम इसलिए होता है दोस्तों, है ना, सन का प्रभाव इसलिए कम होता है क्योंकि ये सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और चंद्रमा मात्र दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन सूर्य हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। इसके वजह से दोस्तों इसका प्रभाव कम होता है और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होता है आपका। ठीक है, ये तीनों एक सीध में ही होगा तभी होगा। और एक सीध में कब होता है, तो जब होगा आपका पूर्णिमा, है ना, जब होगा आपका पूर्णिमा या फिर होगा आपका अमावस्या, तभी ये घटना आपकी हो सकती है। देखिए ये तो हो गया दीर्घ ज्वार। अब लघु ज्वार कब आता है भाई, तो लघु ज्वार आता है दोस्तों आपका समकोण की स्थिति में, है ना। लघु ज्वार जो आएगा आपका समकोण की स्थिति में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य आपका यहाँ पर है ना, ये हो गया आपका सन और बीच में हो जाएगा आपका पृथ्वी, है ना, ये हो जाएगा आपका अर्थ, है ना, और ये वाला हो जाएगा आपका दोस्तों मून, है ना, यानी कि चंद्रमा हो जाएगा आपका। जब इस प्रकार से अगर स्थिति बन रहा है ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की, तब क्या होगा आपका लघु ज्वार होगा। ठीक है, लघु ज्वार होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है। जब समकोण बनाएगा, है ना, तो लघु होगा। जब दोस्तों एक आपको सीधी रेखा बनाएगा तो इससे दीर्घ होगा। चलिए, और जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों ये दिन में 2 बार आता है आपका। ठीक है, दिन में 2 बार आएगा, याद रखिएगा, है ना। ज्वार जो है प्रतिदिन 2 बार आते हैं। एक बार आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से और दूसरी बार आता है दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण आता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह क्या है ना। परमाणु क्रमांक कह रहा है कि दोस्तों एक तत्व का कितना है, 17 है। तो ये जो है दोस्तों ये हैलोजन गैस है ना। ये कौन सी गैस हो जाएगी, ये हैलोजन गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। और इसका परमाणु क्रमांक होता है हैलोजन का आपका 17 होता है जी, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर 41 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट जलसंधि है और ये जलसंधि को आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जलसंधि आपको बार बार पूछा जाता है भाई साहब। तो आज जितने भी जलसंधि है ना, जितने भी दोस्तों आपको अलग करने वाली जो चैनल है इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों 10, ऊपर है अंडमान और नीचे है आपको निकोबार, है ना। ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार। इसको जो अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, देखिए सबसे नीचे देखिएगा ना तो यहाँ पर दिखेगा आपको दोस्तों मालदीव, है ना। और मालदीव के जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ पर है आपको लक्षद्वीप, है ना। यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम जो आपका द्वीप है उसको कहते हैं दोस्तों मिनी कॉय द्वीप, है ना। उसको क्या कहते हैं, मिनी कॉय द्वीप है। तो मिनी कॉय और लक्षद्वीप के जो आपका मालदीव के बीच में दोस्तों 8 डिग्री चैनल, है ना। इसके बीच में है आपका 8 डिग्री, याद रखिएगा। और मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है चैनल वो है आपका 9 डिग्री चैनल। और आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है आपका 10 डिग्री चैनल। ये 8, 9 और 10 आपको बार बार पूछा जाता है ना। 9 डिग्री किसके बीच में है, तो कावारती और मिनिकॉय, है ना। कावारती क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है। और मिनिकॉय जो द्वीप है इसके बीच में है जो आपका 9 डिग्री और 10 डिग्री मैंने अभी बता दिया अंडमान और निकोबार के बीच में है आपका। ठीक है ना। ये आपको चैनल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है, बताइए। देखिए माधव निदान एक पुस्तक है दोस्तों और ये रोग विज्ञान से संबंधित है। ये पुस्तक आपका, है ना, ये किस विज्ञान से संबंधित है, रोग विज्ञान से संबंधित आपका पुस्तक है। ये हो जाएगा माधव विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, रोग विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 43 नंबर। 43 प्रश्न है कि आपका कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है। देखिए अशोक का जो रुमनदेही स्तंभ जो है ना, ये जो आपका जो स्तंभ है दोस्तों ये आपका बुद्ध के जन्म से संबंधित है। आपका अशोक का रुमनदेही जो स्तंभ है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। रुमनदेही जो ये स्तंभ है दोस्तों ये आपका नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है रुमनदेही आपका स्तंभ। और ये लघु स्तंभ लेख है जिसको अशोक ने खुदवाया था आपको, और ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है, आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका
44 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपका, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता नाम का एक संगठन स्थापना किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 44 हो गया। 45 नंबर देखिए कि करा निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। रोहेला जो सरदार था दोस्तों, ये अहमद शाह अब्दाली का जो विश्वास पात्र था, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, कौन वो था, तो रोहेला सरदार नजीब खान अहमद शाह अब्दाली, है ना, नजीब अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था आपका, नजीब खान, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, नजीब खान जो था ये अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए, पानीपत का युद्ध कब होता था, तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, 1526, 1556 और 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 46 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किए थे आपका 1875 ईस्वी में, ठीक है, कब किए थे, 1875, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों, इनका मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर है आपका, है ना, मूल नाम इनका याद रखिएगा, मूल शंकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का आपका। चलिए, मूल नाम हो गया आपका मूल शंकर हो गया। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों, इसके गुरु कौन थे, तो इनके जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था बिरजानंद। क्या नाम था इनका गुरु का, बिरजानंद इनके गुरु का नाम था आपका। दयानंद सरस्वती जो दोस्तों एक आपका नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना, सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी पुस्तक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो ये भी दयानंद सरस्वती जी का ही पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती से इतने सारे चीज हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1945 ईस्वी में अणुबमों के गिराए जाने से तबाह हुए नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है आपका। देखिए, सबसे पहले जो अणुबम गिराया गया था दोस्तों, ये आपको गिराया गया था आपको जापान पर, है ना, जापान पर गिराया गया था आपको 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1945 और आपका 9 अगस्त 1945 को सबसे पहले गिरा था दोस्तों आपको हिरोशिमा पर, है ना, हिरोशिमा पर। और दूसरा जो बम गिरा था आपको नागासाकी पर गिरा था आपका, ठीक है, नागासाकी पर दूसरा बम आपको गिराया गया था, किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा ये गिराया गया था। पहला जो आपका बम था दोस्तों, इसको कहते थे फैटमैन, और दूसरा था आपका लिटिल बॉय था आपका, ठीक है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यह बम आपको गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1939 से लेकर के चला था आपको कब तक, 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और इसमें दोस्तों जब ये जापान पर बम गिराया गया, इसी के साथ ये युद्ध क्या हो गया था आपका, समाप्त हो गया था आपका, ठीक है जी। तो फैटमैन और लिटिल बॉय ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है ना, गिरिजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से है, तो गिरिजा देवी का जो संबंध है दोस्तों ये बनारस घराने से, है ना, क्या हो जाएगा आपका बनारस, है ना जी, बनारस घराने से आपको गिरिजा देवी का संबंध। और गिरिजा देवी जो थी एक शास्त्रीय गायिका थी, जिन्होंने ठुमरी जो गायक है ना, ठुमरी गायक को लोकप्रिय इन्होंने बनाया था, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बहुत अच्छा सवाल है। यमुना नदी, तो यमुना नदी निकलती है दोस्तों आपको यमुनोत्री से, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपको यमुना नदी। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, अगर मैं आपसे पूछूं कृष्णा, तो कृष्णा निकलती है दोस्तों आपको महाबलेश्वर से, है ना। और अगर पूछा जाए नासिक, है ना, तो नासिक से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो नासिक से निकलती है आपको गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी। नासिक के बगल में ही दोस्तों आपको त्रियंबक गाँव है, वहीं से निकलती है आपको गोदावरी नदी। और सिहावा से निकलती है आपको दोस्तों कौन सी नदी, तो सिहावा से निकलती है आपको महानदी, ठीक है। तो ये सारे नदी आप याद रखिएगा, कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। तो यमुना होता है आपको कहाँ से, यमुनोत्री से। और ये यहाँ पर दोस्तों एक बंदर पुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमानी
से ही आपका ये निकलती है आपको, है ना। अब यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, हिंडन है, करेन है, सेंगर है, बहुत सारा नदी है ना। और फिर यमुना जाकर के मिल जाती है किसमें? तो गंगा में जाकर के इलाहाबाद के पास मिल जाती है दोस्तों आपका, ठीक है। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। और कृष्णा की सहायक नदी आपको बताना है कि कृष्णा की आपको दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सी है, जल्दी से बताइए। कृष्णा की सहायक नदी एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। कृष्णा की सहायक है दोस्तों कोयना, है ना। कोयना नदी कृष्णा की सहायक हो जाएगा। कोयना के अलावा भीमा हो जाएगा, है ना, भीमा नदी है आपका। तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा आपका दोस्तों। और कौन सा नदी है? तुंगभद्रा के अलावा दोस्तों आपका हो जाएगा वरना नदी, है ना। वरना के अलावा हो जाएगा दोस्तों पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा नदी। पंचगंगा के अलावा हो जाएगा दोस्तों दूध गंगा, है ना जी, दूध गंगा हो जाएगा। दूध गंगा के अलावा हो जाएगा दोस्तों आपका घाट प्रभा नदी, है ना। तो घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा के बाद हो जाएगा दोस्तों मूसी नदी, है ना। मूसी नदी के बाद हो जाएगा आपको माल प्रभा नदी, ठीक है। तो इतने सारे दोस्तों आपके किसके माल प्रभा हो जाएगा? कृष्णा की आपको सहायक नदी है आपका। कोयना हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, भीमा है, वरना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा, मूसी, दूध गंगा, माल गंगा आपका, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे दोस्तों आपका किसके? कृष्णा के सहायक नदी, ठीक है। माल गंगा नहीं, माल प्रभा है दोस्तों आपका, है ना जी। चलिए, और गोदावरी की सहायक कौन कौन सी है बताइए तो। गोदावरी नदी के सहायक बताइएगा जल्दी जल्दी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है ना। देखिए गोदावरी की जो सहायक है दोस्तों ये हो जाएंगे आपको प्राणहिता, है ना। बहुत बार पूछा है आपको प्राणहिता, तो प्राणहिता आपको गोदावरी की सहायक हो जाएगा। प्राणहिता है आपका, पूर्णा नदी है आपका, ठीक है। पेन गंगा है ना, पेन गंगा हो जाएगा आपका। पेन गंगा के अलावा हो जाएगा दोस्तों वेन गंगा, है ना, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, है ना, इंद्रावती। तो ये सारे नदी हो गए दोस्तों आपके किसके? तो इसके हो जाएंगे गोदावरी की सहायक नदी हो जाएंगे दोस्तों आपके, ठीक है ना जी। चलिए, अगर महानदी के सहायक पूछे तो बताइए तो। महानदी वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा है, बताइए जल्दी से। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी निकलती है कहाँ से? तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है आपका, है ना जी। अभी ने बताए थे महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिहावा पहाड़ी से आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है तेल नदी। कई बार पूछा है तेल नदी किसकी सहायक है? तो महानदी के तेल लगा, ठीक है। और आगे जोक नदी, जोक भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो जोक भी आपको महानदी की है। हसदेव, तो हसदेव नदी किसकी सहायक है? तो ये भी आपका महानदी की है। शिवनाथ, है ना, शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये भी आपका महानदी की है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका आज का लास्ट सवाल है 50 नंबर के टार्न। बहुत अच्छा है नाम, ये नहीं सुनेंगे आप लोग। बताइए कि टार्न झील जो है दोस्तों ये संबंधित है किससे? देखिए टार्न झील जो संबंधित है, मैं आंसर बता देता हूँ, सर्क से संबंधित है। किससे? सर्क से संबंधित है। हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झील को ही कहते हैं टार्न या फिर आपका सर्क झील कहते हैं दोस्तों, है ना। जो हिमानी से बनता है, आपका हिम से बनता है, इसको आपका टार्न या फिर कॉक झील भी इसको कहा जाता है ना। इसी को कहा जाता है कॉक, है ना, इसी को कहा जाता है तो कॉक झील भी इसको कहते हैं, याद रखना है। देखिए सर्क जो ये होता है सर्क, तो सर्क का जो आकार कैसा होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर्क का आकार कैसा होता है। तो जो आराम वाली कुर्सी देखते हैं ना बैठने वाला, है ना, जो आराम वाली कुर्सी एकदम लद के जो बैठते हैं दोस्तों, ये जो कुर्सी हम पता नहीं ये कुर्सी हम बनाए हैं, है ना। तो ये कुर्सी है दोस्तों, आराम वाली कुर्सी है, इस टाइप का इसकी आकृति होती है आपका सर्क का आपका, ठीक है। और ये कैसे बनता है? तो हिमानी से बनता है आपको, है ना जी। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इसका आंसर मैं दे दिया हूँ यहाँ पर, इसको टेस्ट रूप के एक दो बार आप टेस्ट दीजिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सारे प्रश्न जो है आपका ना एग्जाम में आने के व्यू से ही आपको बनाया गया है। और इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, कहाँ? तो ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर। ये था आपका मेन रूप से 1 to 5 के लिए। और जो अब 9-10 की जो क्लास होगी वो आपकी रात में 9 बजे से होगी, तो 9 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ग्रुप में अगर नहीं है, PDF नोट्स भी अगर चाहिए तो इस नंबर पे आपको जुड़ना है। 251 इसमें चार्ज है। और ये आपका गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, है ना। ये नंबर है 785782 है। और अभी मात्र 251 कर दिया है, पहले 500 आपका चार्ज था, है ना, इसको घटा दिया है, 50% कर दिया गया है दोस्तों। तो फटाफट इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। और आज इतने ही रहने देते हैं। देखिए आप लोग के लिए एक सूचना दे देते हैं कि कल दोस्तों शनिवार है, और कल और परसों, है ना, शनिवार और रविवार 2 दिन आप सभी की क्लासेज जो है वो बंद रह सकती है ना। 2 दिन क्लासेज आप सभी की बंद रह सकती है। मैं थोड़ा सा कुछ काम है तो मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, इसके वजह से सैटरडे और संडे, है ना। इस तो संडे को बंद ही रहता था आपका 7 बजे वाली, लेकिन कल भी ऑफ रह सकता है, ठीक है। आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा ऐसे ग्रुप में,
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है, तैयारी करते रहना है, बिल्कुल एकदम की जी जान लगा देना है दोस्तों। इस बार एकदम सिलेक्शन ले करके रहना है, ठीक है, इस बार सिलेक्शन को छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, खास करके जो 9-10 के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और 1 to 5 में तो खैर थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया के लोग इसमें फार्म भर दिए हैं, 7-8 लाख इसमें फार्म भी भरा गया है लगभग। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, और खास करके जनरल ओबीसी लोगों का कंपटीशन ज़्यादा है। महिलाओं का कंपटीशन कम है ना, महिलाओं का ज़्यादा नहीं है। जो आपका जनरल ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो मेल हैं, उनको ज़्यादा थोड़ा सा कंपटीशन है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, तभी ये हो पाएगा, है ना जी। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करेंगे, चाहे जी जान लगा देंगे, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। हमारी तो काम है मेहनत करना, ठीक है ना, आपका काम है दोस्तों मेहनत करना, ठीक है। बाकी फल तो मिलेगा ही आपका, है ना। पहले कर्म कीजिए तभी तो फल मिलेगा, बिना कर्म के फल कैसे मिलेगा आपका। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा से मेहनत कीजिए, तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों रात में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।